करण राज से कहता है, यार राज तू दुबला लग रहा है, आर्मी स्कूल में होते हुए भी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? राज, नहीं तो मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। करण की बात को ध्यान ना देते हुए राज खाना खाकर सो गया। तुम भी सो जाओ करण, सुबह दौड़ने भी तो जाना है। सुबह 3 बजे राज उठकर फ्रेश वगैरह होकर चला गया। करण सोच में पड़ गया कि वो सुबह 5 बजे भी तो जा सकता है और ऐसे रोज जाता है जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। सुबह का वक्त, ठंड का मौसम, घना कोहरा और अंधकार। राज दौड़ते हुए गांव के एक पुल के पास पहुंचा। रुक कर इधर उधर देखने लगा, मानो उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हो। तभी पीछे से कंधे में हाथ रखते हुए अनामिका बोली, क्यों राज बाबू, मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? राज झटके से पलटते हुए, उफ अनामिका, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अनामिका हंसते हुए, इतने में डर गए राज बाबू? गांव में आए हुए 2 महीने हो गए हैं आपको, और अभी भी इस जगह को और मुझे जान नहीं पाए? राज अनामिका को अपनी बाहों में खींचते हुए, अभी तो और भी जानना चाहता हूँ अनामिका, शर्माते हुए। अच्छा किसे? राज, तुम्हें और किसे? अपना जो बनाना है। अनामिका शर्माते हुए भाग गई और जाते जाते बोली, मुझे तो नहीं जान पाओगे राज बाबू, कल मिलेंगे। राज अनामिका को बोलता है, अरे रुको तो, रोज भाग जाती हो तुम यार, चिल्लाते हुए। अच्छा कल मिलते हैं कहकर अपनी रनिंग पूरी करके वापस हॉस्टल आया। उसे आते आते ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। रास्ते में उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। जब से वह पुलिया गांव आया था ट्रेनिंग के लिए, तभी से हर वक्त ऐसा एहसास होता था जैसे कोई हर पल उसके साथ है। जब वो चल रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, और वो दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। पर वो इन सब चीज़ों में ध्यान ना देते हुए अपनी ट्रेनिंग में पूरी जान लगा रहा था। पूरा दिन पढ़ाई और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो और करण खाना खाकर रूम में आए। करण बोला, यार तुझसे एक बात पूछनी थी, तूने ध्यान दिया है खुद पर? तू काफ़ी दुबला होता जा रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए लड़के हट्टे कट्टे होते जा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए? राज चीढ़ कर बोला, फिर वही बात यार, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रहा है काफ़ी दिनों से, बस वही वजह होगी। तू सो जा और मुझसे दोबारा ये बात करना भी मत। करण राज के लिए फिक्रमंद था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपने दोस्त के बदले हुए बर्ताव को वो भाप नहीं सक रहा था। उसने सोचा अगली सुबह वो राज के पीछे जाएगा और देखेगा कि वो कहाँ जाता है। उसी रात 1 बजे राज की नींद अचानक एक आवाज़ से खुली। वो उठकर सुनने की कोशिश करने लगा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसने करण को उठाने की कोशिश की। राज, अबे उठ ना करण, यार कुछ आवाज़ें आ रही है बाहर से। करण, सोने देना यार, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। राज अकेले बाहर की ओर गया। आवाज़ें बाथरूम से आ रही थी और किसी औरत के रोने की आवाज़ें थी जो सिसक सिसक कर रो रही थी। राज बिना डरे बाथरूम के अंदर जाकर बोला, कौन है वहाँ, कोई है क्या? उसने देखा एक औरत एक कोने में लंबे लंबे खुले बालों से चेहरा छिपाए हुए रो रही है। उसके पास जाकर राज बोला, कौन हो तुम, रो क्यों रही हो? राज हिम्मत करके उसे छूने ही वाला था कि पीछे से चौकीदार ने कहा, क्या कर रहे हो यहाँ और किसे बुला रहे थे तुम? राज, आप देखिए ना, यह औरत रो रही है। इतना कहते ही राज ने नीचे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। राज हैरानी से बोला, अरे कहाँ गई वो औरत? अभी तो यहीं थी, मैंने उसे देखा था। चौकीदार, कोई नहीं है यहाँ बचवा, तुम जाके सो ही जाओ, इतने रात में बेवजह ना उठा करो। राज चौकीदार की बात सुनकर वो चला तो गया, पर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था जो अभी देखा वो सच था या मेरा वहम था। उसे उस रात ठीक से नींद नहीं आई। वो बार बार जो बाथरूम में हुआ
उसके बारे में सोच रहा था। फिर रात के 3 बजे अलार्म बजा। राज चुपके से उठा और फ्रेश होकर रेडी हो गया। करण की भी नींद खुल गई थी। वो आंख बंद कर राज के जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसका पीछा कर सके। राज निकल कर चला गया। करण भी उसके पीछे गया। राज फिर उस गांव के पुल के पास खड़ा हो गया। करण दूर पेड़ के पीछे छिप के देखने लगा। करण ये यहाँ पुल के पास आकर क्यों खड़ा हो गया? तभी एक सुंदर सी लड़की, लंबे बाल, सुंदर नैन नक्श, आकर्षित करने वाला बदन, खूबसूरत से साड़ी पहने हुए गांव के जंगल से आई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई परी धरती पर आ रही हो, दुल्हन की तरह सजी हुई। करण बोलता है, कितनी खूबसूरत लड़की है यार, मुझे मिल जाए तो मैं यहीं शादी कर लूँ, पर किस्मत तो मेरे यार की अच्छी है। ऐसा कहकर वो वापस चला गया। राज, आज तुम लेट हो गई हो मेरी जान। मैं एकदम टाइम पर हूँ। अनामिका, हाँ जी, तो क्या हुआ? रोज तो मैं आती हूँ ना, तुम तो सिर्फ आज ही आए हो। दोनों हाथों में हाथ डाले हुए बात करते करते जंगल की ओर चले गए। कुछ समय बाद 3:45 बज चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी अनामिका उठ खड़ी हुई, मानो उसे बहुत जल्दी हो जाने की। राज उसका हाथ पकड़ते हुए, रोज तुम क्यों इतनी जल्दी चली जाती हो? आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अनामिका, छोड़ो ना, जाने दो मुझे, बहुत काम है और यहाँ किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो। ऐसा कहकर वो जाने लगी। राज, ठीक है बाबा, जाओ, पर कल लेट मत करना आने में। ऐसा कहते हुए वो वापस आ गया हॉस्टल। राज के रूम पहुंचने पर करण उसे बताना चाहता था कि उसे अनामिका और राज के बारे में पता है, पर उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। जल्दी से राज और करण रेडी हुए। आज उनका फिजिकल टेस्ट होने वाला था, जिसमें वजन, कोई बीमारी वगैरह जांच होने वाली थी। 4-5 लड़कों के बाद राज की बारी आई। राज वेट मशीन पर खड़ा हुआ। उसका वेट देखकर वहां बैठे फिजिशियन हैरानी में थे। उन्होंने कहा, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर आपका वजन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए बहुत कम है। राज का वजन 52 केजी हो चुका था। राज ने भी गौर किया कि पहले वजन 80 केजी था और अब इतना कम। राज बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया। राज ने देखा, लाइन में लगे हुए सारे लड़के उससे मोटे हैं, हेल्दी हैं। एक राज ही है जो सबसे कमज़ोर लग रहा था। राज समझ नहीं पा रहा था। इतने में करण आया। करण ने बोला, तुम्हें अब यकीन हुआ? तुम्हें अपने हेल्थ की ओर ध्यान देना चाहिए था। राज ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो यार, मैं अपने हेल्थ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दूंगा। उसी रात खाना खाने के बाद करण और राज दोनों अपने रूम में आए। फिर राज करण से बोलता है, करण तुझे एक बात बतानी थी। करण हंसते हुए, कौन सी बात? राज, यार कल रात वाली बात। करण, कल रात क्या हुआ था? राज, अभी मैंने कुछ डरावनी आवाज़ें सुनी थी। करण, हाँ तूने मुझे उठाया भी था, बता क्या हुआ था? मैं तो गहरी नींद में था भाई, इसलिए नहीं उठा। राज, कल रात बाथरूम से किसी औरत की रोने की आवाज़ें आ रही थी और मैंने किसी औरत को बाथरूम में देखा भी था, और जब से यहाँ आया हूँ तब से मैं उस औरत को देखता हूँ, कभी छत पर, कभी बालकनी पर, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है। हर पल हर वक्त कोई मुझे देख रहा है। मैं महसूस कर सकता हूँ उस चीज़ को। करण डर से, ये क्या बोल रहा है तू? और ये सब मुझे तो आज क्यों बता रहा है? कौन है वो औरत? राज, पता नहीं यार, मैंने उसे देखा था पर वो फिर अचानक ही कहीं गायब हो गई। शायद मेरा वहम होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा मुझे। करण, मैं तुझे एक बात बोलूं, तू गुस्सा मत करना। मुझे लगता है तेरे पीछे कोई पड़ा है, कोई बुरा साया। राज गुस्से से, क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? मैंने कहा ना, वो वहम भी हो सकता है। तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। करण, देख अपने आप को, तेरी तबीयत
कैसे बिगड़ती जा रही है, कैसा दिखने लगा है, सूख कर कांटा हो चुका है। मुझे लगता है किसी ने तुझ पर जादू टोना किया है। हमें किसी तांत्रिक या इन सभी जानकारी रखने वाले के पास जाना चाहिए। वो हमें कुछ न कुछ रास्ता जरूर बताएंगे। राज गुस्से से तिलमिला उठा। देख, मैं इन सब भूत प्रेत पर, जादू टोना पर विश्वास नहीं करता हूँ। आज कह दिया तो कह दिया, लेकिन आज के बाद ये सारी बेतुकी बातें मुझसे फिर मत करना। राज गुस्से से चला गया वहाँ से, करण की कोई बात ना सुनते हुए। करण आवाज़ लगाते हुए, राज मेरी बात तो सुन। राज के जाने के बाद करण मन में सोचने लगा, क्योंकि वो राज की बहुत ही फिक्र करता था और नहीं चाहता था कि उसके दोस्त के साथ कुछ भी गलत हो। वो तय करता है कि वो कल ही अपने पिता को शहर से यहाँ बुलाएगा और उनको ये सारी बातें बताएगा। करण के पिता एक ज्योतिष थे। उनको इन सब भूत प्रेतों की बहुत अच्छी जानकारी थी। राज गुस्से में बाहर बालकनी में खड़े होकर, पता नहीं कैसा दोस्त है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, यहाँ के लोग ही पागल है। मैं कांटे की तरह सूखा रहता तो सबको नजर आता क्या? और सबसे पहले तो अनामिका ही मुझे टोकती। वो भी तो मुझे यहाँ आकर ही मिली है, तब से रोज सुबह देख रही है, मुझसे मिलती है। रात गुजर गई। सुबह 3:30 बजे राज और अनामिका मिले। अनामिका, राज बाबू आज क्या हुआ, इतने मुरझाए से हो? रात में नींद नहीं आई क्या? राज, हाँ नहीं आई। अनामिका, क्यों? मेरे ख्यालों में खोए हुए थे, तभी रात भर सो नहीं पाए। राज परेशानी में, नहीं ऐसी बात नहीं है। अनामिका रोते हुए, बताइए ना क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझसे नाराज हो? राज प्यार से उसे गले लगाते हुए, अरे यही तो बात है तुम गांव की गोरियों की। अरे बाबा, तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुमसे भला कोई नाराज हो सकता है क्या? तुमसे तो बस प्यार हो सकता है। ऐसा कहकर अनामिका को चुप कराकर गले से लगा लेता है। अनामिका भी उसकी बाहों में छिप जाती है। दोनों पूल के किनारे एक झोपड़ी है, वहाँ हमेशा से मिला करते और एक दूसरे को अपने प्यार से पूरा करते हैं। दो जिस्म एक जान। अनामिका भी खुद को अपने तन मन को राज को सौंप चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जब से राज यहाँ आया तभी से, और पहली नज़र में ही अनामिका को अपना दिल दे बैठा था और उसे आए 2 महीने बीत चुके थे। पर तब भी राज अनामिका के बारे में कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो इसी गांव में रहती है। इधर करण ने अपने पिता को सारी बात बताई फ़ोन पर और उनसे आज के आज आने की जिद करने लगा, जिस पर पिताजी आने को तैयार हुए। पिताजी की नज़र राज पर पड़ते ही वो जान गए कि कुछ तो गड़बड़ है। राज, हेलो अंकल जी, कैसे हैं? राज को लगा कि पिताजी नॉर्मल ही अपने बेटे करण से मिलने आए हैं, उसका हालचाल जानने के लिए। करण के पिता, हाँ बेटा कैसे हो, स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम पहले से काफ़ी दुबले और कमज़ोर लग रहे हो, खाते पीते तो हो ना? राज, नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है स्ट्रेस की वजह से। करण के पिता राज को देखकर सारी बात समझ चुके थे। करण के पिता, तुम कुछ छुपा रहे हो, मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे अतीत और वर्तमान में क्या चल रहा है देख चुका हूँ। करण के पिता एक ज्योतिष है, उनका नाम शरद शास्त्री है। राज कुछ समझ नहीं पा रहा था कि शरद अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे। राज, मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझसे क्या जानना चाह रहे हैं और किस बारे में? शरद अंकल, तुम्हारी ये हालत किसी बीमारी की वजह से नहीं है, उसके पीछे कोई और कारण है। करण ने मुझे सब बता दिया है। राज हंसते हुए, ओह तो आप भी इस बेवकूफ़ की बातों में आ गए। इसकी कोई बात सच नहीं है, वो सब मेरा वहम था, भूत प्रेत नहीं होते हैं। करण, यार तू समझता क्यों नहीं है, जो हुआ वो तू बाबा से शेयर कर सकता है, वो समझेंगे तुझे। राज, चुप कर जा अब, ऐसा कुछ नहीं है। शरद अंकल, देखो बेटे,
मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ा है। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पास हर वक्त कोई बुरा साया चलता है और जिससे तुम मिलने जाते हो रोज़ सुबह, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। राज को शरद की बात का आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता कि मैं किसी से मिलने जाता हूँ, पर उसने सोचा तुक्का मार लिया होगा उन्होंने। राज चिढ़कर, क्या कह रहे हैं अंकल आप? मैं आप लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं हूँ और आप ये क्या कह रहे हैं मैं किसी से भी नहीं मिलता हूँ। शरद अंकल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किससे मिलते हो और किस हद तक तुम्हारा रिश्ता है उस लड़की के साथ। राज, देखिए अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी निजी मामलों में दखल दें, आपको कोई हक नहीं है। करण, राज मैंने देखा है यार तुझे उस लड़की से मिलते हुए, तू झूठ क्यों बोल रहा है? राज गुस्से से, तूने मेरी जासूसी की? तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। करण, तू रोज 3 बजे जाता है जबकि बाकी लड़के 4:30 बजे तक रनिंग के लिए जाते थे, तो बस वही पता करने के लिए मैंने तेरा पीछा किया था। राज चिल्लाकर, हाँ मिलता हूँ उससे, प्यार करता हूँ उससे, शादी भी उसी से ही करूँगा। शरद प्यार से राज को समझाते हुए, तुम गलती कर रहे हो, वो तुम्हें ले जाएगी अपनी दुनिया में। बहुत देर हो जाए उससे पहले राज तुम उससे नहीं मिलोगे, उसे भूल जाओ। राज, पर क्यों? और मैं क्यों ना मिलूं उससे? क्या बुरा है? वो एक लड़की है, मुझे चाहती है बहुत। जब से मैं यहाँ आया हूँ उसने ही मुझे खुशी दी है और प्यार दिया है। शरद अंकल, तुम समझते क्यों नहीं? क्यों अपने मौत को न्योता दे रहे हो? एक प्रेतनी है वो, लड़की नहीं है। उसने तुम पर वशीकरण कर रखा है, तुम्हें अमावस की रात अपनी दुनिया में ले जाएगी। राज गुस्से में तिलमिलाते हुए, बस बहुत हुआ, मैं उस लड़की को पिछले 2 महीने से जान रहा हूँ, उससे मिलता हूँ। वो कोई प्रेतनी नहीं है, वो मेरी अनामिका है, मेरी प्रेमिका है वो। और इसके बारे में मैं एक और गलत शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। आप जो मन में आए वो बोले जा रहे हो। करण, देख यार, बाबा तुमसे झूठ तो नहीं कहेंगे ना? वो ये सब अपने से बनाकर नहीं कह रहे हैं, उनकी बात में सच्चाई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। तुम इस बात को जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना जल्दी तुम उस प्रेतनी से आज़ाद हो जाओगे। राज, तेरे बाबा के पास क्या सबूत है कि मेरी अनामिका प्रेतनी है? कुछ भी बोल रहे हैं। शरद अंकल, ठीक है, मैं तुम्हें सबूत देता हूँ, ये लो, ये रक्षा सूत्र है। शरद अंकल ने राज को एक रक्षा सूत्र दिया और कहा कि कल सुबह जब तुम उससे मिलोगे। इतना कहा ही था कि राज ने गुस्से से उस रक्षा सूत्र को फेंक दिया। राज, मुझे किसी रक्षा सूत्र की जरूरत नहीं है अपने प्रेम को परखने के लिए। मेरा अनामिका पर विश्वास ही काफ़ी है। आप यहाँ से चले जाइए और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। शरद अंकल, तुम मेरे बेटे जैसा हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कह रहा हूँ। अच्छा, तुम मेरी एक बात का जवाब दो, वो तुमसे रात 3 से 4 बजे के बीच ही क्यों मिलती है? वो तुम्हें 4 बजे बजने के पहले ही छोड़कर चली क्यों जाती है? राज कुछ देर उलझन में पड़ा रहा, क्योंकि उसे भी आज तक अनामिका ने नहीं बताया था कि वो उससे मध्य रात्रि ही क्यों मिलती है। और अनामिका ने कसम दे रखी थी उसे कि जब वो जंगलों में वापस लौट रही हो तो उसका पीछा ना करे। शरद अंकल, क्यों नहीं पता तुम्हें? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो एक प्रेतनी है जो सिर्फ रात में अपने पूरे शरीर से दिखाई पड़ती है, और जिस समय में तुम उससे मिलते हो वो मध्य रात्रि 3 से 4 बजे के बीच भूत प्रेतों, पिशाच, प्रेत प्रेतनी की शक्ति प्रबल होती है। सबसे खतरनाक समय होता है वह इंसानों के लिए, किंतु सबसे शक्तिशाली समय होता है प्रेतों के लिए। यही वो समय है जिसमें प्रेत जो चाहे कर सकते हैं, किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, और वो प्रेतनी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रही है। रात के अंधेरे में तुमसे इंसानी रूप में मिलकर तुमसे संबंध बनाकर तुम्हें खोखला कर रही है।
और दिन के उजाले में तुम्हारे साथ हर पल साये की तरह रहती है। राज मायूस होकर, नहीं नहीं अनामिका मुझे धोखा नहीं दे सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। शरद अंकल, यही सत्य है। करण, तुम्हें बाबा की बात मान लेनी चाहिए। मैं और बाबा नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो। प्लीज़ यार मेरी बात मान जा। राज रक्षा सूत्र हाथ में लेते हुए क्रूर दिखाकर, ठीक है, पर मैं अभी भी ये सब मानने को तैयार नहीं हूँ और आपके कहने पर ये नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि आप मेरी अनामिका को गलत नहीं समझें। मैं अपनी अनामिका को परख कर आपको गलत साबित करूँगा। राज, बताइए मुझे क्या करना है। शरद अंकल, कल रात 3 बजे से 4 बजे के बीच जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब रहकर शारीरिक संबंध बना रहे होंगे, दोनों के शरीर मिल रहे हो, तब वो प्रेतनी इंसानी रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आएगी और रोज ही वो संबंध बनाते वक्त अपने असली रूप में होती है, जिसे तुम वशीभूत होने के कारण नहीं देख पाते। उसकी बाहरी सुंदरता में विलीन होते हो। पर कल जब वह अपने प्रेतनी रूप में आए, तब तुम्हें उसके शरीर के किसी भी एक अंग में इस रक्षा सूत्र को बांधना होगा और जब वो प्रेतनी तुमसे अलग होकर जंगलों में जाए, तब उस रक्षा सूत्र के धागे की डोर से उसके पीछे जाना होगा, जैसे एक पतंग की डोर की धीरे धीरे खोलते हुए पतंग को हवा में छोड़ा जाता है। राज सब सुनकर काफ़ी परेशान सा हो गया था। उसके साथ जो भी हो रहा था और ये सब बातों में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। उसका दिमाग कहता है जो भी शरद अंकल ने कहा वो सच हो सकता है, पर दिल अनामिका को प्रेतनी मानने को तैयार ही नहीं था। और राज नहीं चाहता था कि सुबह हो, क्योंकि उसके मन में डर था अपने प्यार को खोने का। रात जैसे तैसे सोचकर बीती। क्या अनामिका सच में प्रेतनी है? क्या राज इस सच को अपना पाएगा? क्या राज अनामिका का सच जान पाएगा? यह जानने के लिए आप कहानी को अंत तक जरूर सुनें। सुबह 3 बजे राज उठकर उसी पुल के पास अनामिका का इंतजार करने लगा। दूर जंगल से अनामिका एक दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, बिंदी, पायल पहने छुम छुम करती आई। राज के मन में बहुत से सवाल थे और वो काफ़ी परेशान सा था। अनामिका बोली, क्यों राज बाबू, आज फिर देर कर दी? लगता है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो मिलने की जल्दी नहीं रहती तुम्हें। राज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राज के मन में उथल पुथल चल रही थी कि वो अनामिका को सारी बात बता दे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर शरद अंकल ने कहा वैसा ना हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अनामिका राज को गले लगाते हुए, बाबू क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो? राज, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। अनामिका राज का हाथ थामे उसे उस पुल के किनारे उसी झोपड़ी में ले गई जहाँ वो दोनों मिला करते थे। राज चिंता में, अनामिका तुम मुझे प्यार करती हो ना? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं है ना? अनामिका राज को खींचते हुए, इन आँखों में तुम्हें प्यार नहीं आता क्या? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। राज खुश हुआ और उसे सीने से लगा लिया। अनामिका, मैं आज जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और राज के कंधे पर दोनों हाथ डालकर उसके बहुत करीब आकर, राज, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगी। ठंड का मौसम। उस झोपड़ी में लकड़ियों में आग जल रही थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर रहे थे। राज पूरी तरह से बहक चुका था। राज अनामिका को गोद में उठाकर नीचे सूखी घास पर लेटा दिया और खुद अनामिका के बगल में लेट गया। अनामिका उसके बाहों में आ गई। राज ने खुद को खो दिया अनामिका में। राज मदहोशी के इस आलम में भूल चुका था कि वो उसे परखने आया है। उसे तो बस वो अपनी अनामिका ही लग रही थी। दोनों जब चरम सुख में पहुँचे, इन सब के बीच जब राज की नज़र रक्षा सूत्र पर पड़ी, तब उसे होश आया और सारी बातें उसे याद आने लगी। उसने उसी वक्त जैसा शरद अंकल ने कहा था वैसा ही उसने किया। अनामिका का ध्यान भटका
भटकाकर उसकी कमर पर उस रक्षा सूत्र के धागे को बांध दिया और सब कुछ हो जाने के बाद सोने का नाटक करने लगा। सुबह 3:58 में अनामिका को लगा कि वो सो चुका है और यही सही वक्त है यहाँ से जाने का। वो जंगल की ओर गई। कुछ मिनट में राज उस रक्षा सूत्र की डोरी छोड़ने लगा और उस डोरी को हाथ में लिए अनामिका के पीछे जाने लगा। कुछ देर चलते ही अनामिका गायब हो गई। राज उसे इधर उधर ढूंढना शुरू किया पर वो नहीं मिली। राज उस रक्षक सूत्र के धागे को खींचते हुए एक जगह पर पहुंचा जहां उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। उसने देखा वो रक्षा सूत्र की डोरी जो उसने अनामिका के कमर में बांधी थी वो नीचे ज़मीन के अंदर धंसी है। वो थोड़ा घबरा सा गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया और जो मिला उसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए। वो एक जगह डर कर सिमट कर रह गया। वहाँ नीचे ज़मीन के अंदर एक लड़की का कंकाल था और उस कंकाल के कमर में बंधी हुई थी उस रक्षा सूत्र की डोर। ये सब देखने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसे शरद अंकल की कही सारी बातें याद आने लगी और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक प्रेतनी से प्रेम कर रहा था। उसे बहुत यकीन था कि अनामिका प्रेतनी नहीं है पर उसका दिल धोखा खा चुका था। सुबह हो चुकी थी। शरद और करण आए वहाँ राज को खोजते हुए। राज करण को पकड़कर चिल्लाकर रोने लगा जैसे वो पागल सा हो चुका हो। शरद और करण ने उसे समझा बुझाकर हॉस्टल ले आए। राज नहीं विश्वास कर पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। 2-3 दिन बीत गए और राज की तबीयत इस कदर खराब हुई कि उसके शरीर में मानो खून ही ना हो। शरद अंकल ने उसे एक ताबीज़ उसके हाथों में बांधे थे। डॉक्टर ने भी अपना इलाज किया। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हो रहा था। पर एक रात सबके सो जाने के बाद राज को अचानक एक आवाज़ सुनाई पड़ी। राज बाबू, ओ राज बाबू, मेरे पास नहीं आओगे? राज पागल सा दौड़ता हुआ उस आवाज़ के पीछे जाने लगा। मैं आ रहा हूँ अनामिका, तुम कहाँ हो? प्रेतनी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी जिससे कोई भी सिहर जाए और पायल की छन छन आवाज़ से वो प्रेतनी राज के पास आई। राज बाहें फैलाए हुए खड़ा है। प्रेतनी के करीब आते ही राज ने उसका भयानक रूप पहली बार देखा। प्रेतनी के लंबे बाल, लाल आंखें, चेहरे पर कटे फटे निशान, भयानक सा चेहरा, लंबे नाखून, उसके पैर उल्टे थे। ऐसा रूप देखकर कोई भी प्राण खो दे। प्रेतनी गुस्से से भयानक सी आवाज़ में बोली, मैं तेरी कोई अनामिका नहीं हूँ, तुझे लेने आई हूँ, तेरा खून पीने आई हूँ। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने भी मेरा इस्तेमाल किया है, तूने भी मुझे धोखा दिया है। और उस प्रेतनी ने उसका गला दबाकर ऊपर हवा में टांग दी। राज छटपटाते हुए, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। राज के आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे देखकर बेहोश सा हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसे होश आते ही उसने सारी बात शरद अंकल से कही और उनसे माफ़ी भी मांगी। शरद ने अपनी ज्योतिषी तंत्र विद्या का प्रयोग कर उस प्रेतनी को वहीं उस जंगल में जिस जगह उस प्रेतनी का कंकाल मिला था उसे बांध दिया। अब वो उस एरिया के बाहर कदम नहीं रख पाएगी और किसी को परेशान भी नहीं कर पाएगी। बाद में पता चला कि बहुत साल पहले पुलिया गांव में अनामिका नाम की एक लड़की ने आत्महत्या की थी क्योंकि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया और उससे बिना शादी किए गांव से भाग गया। अनामिका ये चीज़ बर्दाश्त न कर पाई और उसने आत्महत्या कर दिया। आत्महत्या करने के कारण उसकी आत्मा भटकती रही और वो प्रेत योनि हो गई, जिसकी वजह से जब तक उसकी जीवन की आयु रही होगी वो तब तक प्रेत योनि में रहकर उस आयु को पूरा करेगी। और राज वहाँ रोज़ सुबह 3 बजे जब वो सबसे शक्तिशाली होते हैं उनके समय में वहाँ उस पेड़ से गुजरता था
जहाँ उस प्रेतनी की लाश थी, इसलिए उसने राज को अपना निशाना बनाया। राज कुछ महीनों तक डिप्रेशन में रहा। उस हादसे को भूलने में उसे काफ़ी समय लगा और उसने इस हादसे के बाद पुलिया गांव छोड़ दिया, शहर लौट आया। आज इस हादसे को 8 साल गुजर चुके हैं। राज आर्मी का जवान बन चुका है, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकने की चाह लिए। अब उसका प्रेम अपने देश के लिए है। राज की शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश है, पर आज भी वो उस गांव और उस हादसे के बारे में सोचकर सहम सा जाता है। देखा दोस्तों, प्यार करें पर जिससे आप प्यार करते हैं उनके बारे में जान लें, कहीं कोई आपको धोखा ना दे दे। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, और आज के ज़माने में इंसान ही काफ़ी है चोट पहुंचाने के लिए। भूतों की क्या ज़रूरत है। जोक सपाट, क्या आपको लगता है कि भूत होते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहो। यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी।